हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में क्लास 12 फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये निम्न दो प्रकार का होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं उसका फॉर्मूला। आज की इस क्लास में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों को इस प्रश्न में प्रॉब्लम होती है। अगर वो सारे बच्चों का मतलब अगर 100% गारंटी दे रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो यहाँ से आज के बाद निरक्षीय स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक डियर, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये लिख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो एग्जाम में अच्छी आएगा या तो निरक्षीय। अच्छी आसान है, बता चुके हैं, एक बार जाके उसको देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे। आज हम चल रहे हैं, सॉल्व करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक डियर, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हम ग्राफ बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। पहला काम क्या करना है, ध्यान समझना है। पहले हम दो बिंदु मान लेते हैं, ए और बी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, बोलो? 2L। गुड, वेरी गुड, 2L मीटर ना। अब दोनों बिंदु आवेशों का एक मध्य बिंदु होगा ना, एक मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O। अब ये जो मध्य बिंदु है दोनों बिंदु आवेशों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि A से O क्या हो जाएगा, L, ये भी L, क्योंकि 2L को जब दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, L। अब इन दोनों बिंदु आवेशों का एक लंब अर्धक रेखा, एक लंब अर्धक यहां बिंदु P खींचते हैं, जो कि बिंदु O से P के जो बीच की दूरी है वो R मानते हैं। क्या? स्मॉल r। क्या बोल देते हैं, बिंदु P से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल r। परिभाषा कैसे लिखना वो भी बताएंगे, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखने की जरूरत है। 100% आज निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना 100% सीख पाओगे। तो हम यहां से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ध्यान समझना है। यहां से देखो, बिंदु P यानी माइनस Q आवेश के द्वारा हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हम इससे मिला देते हैं। ये ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी R है, यहां O से P तक की दूरी क्या है, ये A से O तक की दूरी L है ना, स्मॉल L। O से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r। तो हमको दूरी निकालना है A से P के बीच की दूरी, क्योंकि जब हम माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी बिंदु A से P के बीच की दूरी। तो बिंदु A से जो P के बीच की दूरी आएगी, ये आएगा ये आएगा √r² प्लस L का स्क्वायर। जब इनके बीच की दूरी ये आएगा, क्योंकि यहां भी लंब का मान R और स्मॉल ये जो दूरी है SOL है ना, और यहाँ की दूरी क्या है, R है, तो यहाँ भी तो दूरी L ये है और ये R, तो इसका भी मान क्या आएगा, √r² प्लस L का स्क्वायर। लेकिन ये कैसे आया, चलो समझते हैं। अगर ध्यान से समझना, जब हम किसी भी रेखा पर कोई भी लंब खींचते हैं तो उसके बीच हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझना, जब हम रेखा AB पर एक लंब OP खींचे हैं तो सीधी सी बात है, इसके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और यहां से यहां तक का मान कितना दिया है, R, और ये वाला यहां तक मान कितना है, L। तो अब ध्यान समझना, ये P है, इसको जब मिला दिए तो बताओ ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है
तो अब अगर इसके दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखना, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये क्या है? लंब। ये 90 डिग्री है तो ये क्या है? कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है। अब इसको हम थीटा बोल देते हैं, ये क्या है? थीटा। किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात 90 डिग्री के सामने, वो हमेशा कर्ण कहलाती है। ये वाला कर्ण है, अगर ये थीटा बोल दिए, अब ये क्या कहलाएगा? लंब ना, यानी लंब का मान कितना है? आर। क्या है? आर। तो अब यहां से कर्ण का मान हमको निकालना है, लंब का मान कितना है? आर स्क्वायर प्लस आधार, थीटा के जो टच करते हुए लाइन है, मतलब जो थीटा से टच करता हुआ साइड है, इसको हम बोलते हैं आधार। ये क्या है? स्मॉल एल। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से मान आ गया ए से पी की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहाँ से आया? तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि ये 90 डिग्री था, इसको थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा लंब, और ये 90 के सामने वाली ये कर्ण है, और जो बच रहा है उसको आधार बोल देंगे। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर का मान। तो जब कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये वैल्यू आ गई किसका? बोलो। ये वैल्यू आ गई इस बिंदु ए से पी तक की दूरी। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी निकालेंगे, तब भी यही सेम आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी अगर इसको हम थीटा बोल देंगे तो थीटा के सामने लंब, लंब का मान आर, आधार का मान एल, तो कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से समझना है। अब अगर ध्यान से देखो, हमको जो है बिंदु यानी आवेश माइनस क्यू के द्वारा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, तो ये माइनस है, तो माइनस के कारण ये क्या होगा? इसकी दिशा यही हो जाएगी इधर। इसको हम बोल देते हैं E2। और जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हो जाएगा E1। ये क्या हो जाएगा? E1। ठीक है ना? प्लस क्यू आवेश के द्वारा E1, माइनस क्यू आवेश के द्वारा E2। अब फिर से ध्यान समझना, परिभाषा कैसे लिखना है। माना दो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, या फिर ऐसे बोल देना, माना बिंदु P दो वैद्युत द्विध्रुव ए बी की जो लंब अर्धक है, लंब अर्धक O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितना है? तो 2L मीटर है। अब जो कि ये O क्या है? लंब अर्धक रेखा है, इसलिए बिंदु O इन दोनों आवेशों को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, मतलब दोनों का मान कितना हो जाएगा? L और L। अब ध्यान से समझना, अब हमको माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए हम बिंदु A को P से मिला देंगे और बिंदु B को P से मिला देंगे। तो अब ध्यान से समझना है, बिंदु A से O के बीच की दूरी कितना है? L। O से P के बीच की दूरी कितना मान ली है? स्मॉल r। तो यहां से हमको चाहिए बिंदु A से P के बीच की दूरी। तो ये चूंकि एक पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ जब लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है, तीसरी भुजा का मान नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी आएगी। इतना हो गया। अब ध्यान से समझना, हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करेंगे? अब E1 का जो मान आएगा प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश कितना है? Q अपान R स्क्वायर। R मतलब उनके बीच की दूरी का वर्ग। इनके बिंदु P से बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी, मतलब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से लिख देंगे अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब यहां से E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम बोल दिए इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना हो जाएगा बताओ, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अब ध्यान से देखना, यहां इनके बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां भी इनके बीच की दूरी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, से E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 का मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का मान क्या है समान है। अब यहाँ पे E1 E2 का मान क्या है समान है, परंतु इनके जो डायरेक्शन है दिशा, E1 और E2 का जो दिशा है वो क्या है अलग अलग है। E1 और E2 के मान परस्पर समान है, लेकिन इनके जो दिशा है क्या है दिशाएं इनके भिन्न है। इसलिए जब हम बिंदु P पर जब हम इसके लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं, थोड़ा सा इसको चित्र से क्लियर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चित्र बनाने से पहले और ध्यान सुनो, जो E1 है, E1 किसके द्वारा है प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, जो कि इसका डायरेक्शन B से P की ओर होगा। और जो Q2 है सॉरी E2 जो है बिंदु A के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इसका डायरेक्शन क्या हो P से A, इसका डायरेक्शन होगा P से A की ओर। ठीक है, अब हम E1 E2 का मान क्या है, E1 E2 का मान समान है, E1 E2 का मान परस्पर समान है, किंतु इनकी दिशाएं भिन्न है। इसलिए जब इनके हम बिंदु AB के लंबवत जब हम घटकों में वियोजित करते हैं, मतलब ऐसे ध्यान समझना, ये बिंदु क्या है P है, बिंदु P है, E1 ऐसे बन रहा है, ये है E1, और E2 ऐसे बन रहा है, ये है E2 ये हो गया E2। अब ध्यान समझना, अब मान लिए ऐसे, ये क्या है इसका जो रिजल्टेंट E1 E2 का मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये रिजल्टेंट E है, अगर ये थीटा एंगल पे है, ये क्या है थीटा एंगल पे है, जो रिजल्टेंट E1 E2 का मिला थीटा एंगल पर E मिल रहा है, तो जो थीटा से अवे वाला साइड ये वाला, इसका मान हो जाएगा E1 साइन थीटा। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यही अच्छे समझ जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहां से थीटा से अवे E1 साइन थीटा, ये क्या है E1 साइन थीटा, ये क्या है E1 साइन थीटा, और यहां भी इसी प्रकार ये जब करेंगे ना तो ये थीटा से अवे, ये भी क्या है थीटा से, ये भी क्या है थीटा से है, तो इसका मतलब थीटा से जो टच कर रहा है उसका मान हो जाएगा E1 cos थीटा, और जो थीटा से अवे है बाहर है उसका मान E1 साइन थीटा। इसी प्रकार ये भी थीटा से टच कर रहा होगा तो इसका मान हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये थीटा से अवे तो इसका मान हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब ध्यान समझना, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ठीक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों परस्पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल ये थीटा एंगल पे जो E1 cos थीटा और थीटा एंगल पे E2 cos थीटा, इसका मान क्या होगा, इसका रिजल्टेंट E है, जो कि E का मान क्या आएगा इन दोनों के सम के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा इसका मतलब हो गया जो E का मान यहां से आएगा, जो यहां से ये E है, ये जो E आएगा ना ये E1 है, इधर E2 है, जो नेट इन E1 E2 का थीटा एंगल पे ये क्या है एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है,
तो ये ई का मान आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आप ध्यान समझना, हम लिख देंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, E का मान E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही लिखेंगे, ध्यान समझना है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E। E का मान किसके बराबर होगा बताओ, E का मान किसके बराबर होगा, अरे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो, वेरी गुड। E का मान क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये बताओ E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से लिख देंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बोलो, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, साथ में क्या है इंटू cos थीटा, प्लस इसी प्रकार E2 का भी मान है, यही ना E2 का मान है, बोलो E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में cos थीटा। अब ध्यान से समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां भी है, यहां भी यही चीज है और यहां भी यही चीज है ना। अगर इनको हम कॉमन ले लेंगे तो अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बताना ध्यान से, अगर इनको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, cos थीटा प्लस cos थीटा। अब देखो, अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताओ cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, बोलो ना 2 cos थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। ध्यान से देखना चित्र से, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों को यहां भी प्रॉब्लम होती है, चित्र से बताओ cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपान हाइपोटेनस। देखो चित्र क्या है, देख लेते एक बार, ये देखो ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। तो यहां से देखो, अगर हम बात करेंगे cos थीटा इक्वल टू कहां से, त्रिभुज APO से, कहां से, त्रिभुज APO से, चाहे त्रिभुज APO से बात करो, चाहे त्रिभुज BPO से बात करो, ध्यान समझना। अगर ये थीटा लेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब है? और ये क्या है, आधार, और ये है कर्ण। तो बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अरे बेस अपान हाइपोटेनस ना। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू आधार क्या है, अगर ये लंब है तो आधार क्या है, वेरी गुड, L बटे कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मतलब चित्र से, ये जो चित्र हम लोग बनाए हैं, इससे cos थीटा का मान आ जाएगा L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पे यही cos थीटा का मान रखेंगे। बताओ cos थीटा का मान क्या है, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा का मान। अब यही cos थीटा का मान यहां पर रख देंगे। बताओ अब E बराबर क्या हो जाएगा, 9, E इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² इंटू 2 इंटू कॉस थीटा के स्थान क्या लिखेंगे L/√r² प्लस L²। ठीक है ना इतना। अब देखो E इज इक्वल टू 1/4πε0, ध्यान से समझना, Q इंटू क्या है 2L है कि नहीं, इसको एक साथ रहने देंगे। अभी इसके स्थान पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हम लोग पढ़े थे वहां पे बताया गया था कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, मतलब इस Q इंटू 2L के स्थान क्या लिख देंगे P लिख देंगे नीचे। लेकिन ध्यान दो अभी यहाँ क्या बचा है r² प्लस L², इसका होल पावर कितना है 1, और यहाँ पे √r² प्लस L² लिखा है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं r² प्लस L² का पावर 1/2 लिख सकते हैं नहीं सर। अब देखो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L को क्या बोलेंगे P अपान में r² प्लस L² का होल पावर। ध्यान से देखना यहाँ दोनों में बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है और 1/2, जब 1 और 1/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2। इसका मतलब यहां से बताओ r² प्लस L² का पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब हम लोग कल भी पढ़े थे आज भी कि r क्या है L की तुलना में बहुत बड़ा है, r क्या है L की तुलना में बहुत बड़ा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो L² होगा यानी जो L होगा r की तुलना में क्या होगा बहुत छोटा होगा, जो L² होगा वो और छोटा होगा, मतलब L² की वैल्यू क्या हो जाएगी नियरली इक्वल टू 0, मतलब हम इसको नगण्य मान लेंगे। अब L² के स्थान पे क्या रखेंगे हम 0। अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान बोलो r² प्लस L² के स्थान क्या रखेंगे 0, होल पावर कितना है 3/2। अब ये हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान r² की पावर कितना है 3/2, बताओ 2 से 2 कैंसिल, तो ये फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान बताओ r की पावर 3। यही क्या हो गया बताओ वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। इसका बताओ मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक डियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान r³। हम लोग जो कल पढ़े थे अच्छी स्थिति द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो वहां पे फार्मूला आया था E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपान r³, और निरक्षी के लिए फार्मूला आया है P अपान r³। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस रहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग